सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड, या फिर हम बोल सकते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड, क्योंकि अब ये कंपनी हो चुकी है डिमर्ज। कमर्शियल व्हीकल्स वाला आपको अगले महीने लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी के टाइम पर टाटा मोटर्स के तौर पर ही इसको हम देखेंगे। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्सिडरी है जैगुआर लैंड रोवर, उसको लेकर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट यहाँ पर ये कह रहा है जैगुआर लैंड रोवर अगस्त हैक कॉस्ट यूके इकोनॉमी $2.5 बिलियन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैगुआर लैंड रोवर की जो प्रोडक्शन यूनिट साइबर अटैक की वजह से बंद पड़ी थी, उससे यूके इकोनॉमी को लॉस हुआ है, या फिर बोल सकते हैं उन्होंने इतना अमाउंट खोया है। उनको मिल सकता था अगर उनकी प्रोडक्शन यूनिट चलती, बट अब नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लंबे टाइम फ्रेम तक उनकी प्रोडक्शन यूनिट बंद चल रही थी। और ये अमाउंट कितना है तो $2.5 बिलियन का है। ये रिपोर्ट है, कोई ऑफिशियल खबर है नहीं। और यहाँ पर एक और रिपोर्ट हमें बीच में सुनने को मिला था, ब्लूमबर्ग का था रिपोर्ट शायद, जिसमें बताया गया था कि जैगुआर लैंड रोवर ने जो अपने प्रोडक्शन यूनिट को बंद रखा है उससे उनको 25,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हो रखा है। इतना पैसा कंपनी ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कमाया भी नहीं था, यानी कि इतना कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं था जितना कंपनी ने इस साइबर अटैक की वजह से गंवाया है। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए हमें आती हुई दिख रही थी। अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद इनके जो फाइनेंशियल्स हैं टाटा मोटर्स के, उसमें हमें कितने बदलाव देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। मेंशन है यहाँ पर, देखो, ब्रिटिश इकोनॉमी 1.9 बिलियन पाउंड्स, या फिर बोल सकते हैं डॉलर में $2.55 बिलियन बोल सकते हैं, ये साइबर अटैक की वजह से गवाही है। और सिर्फ पैसा गवाही नहीं है, 5,000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इफेक्ट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा कुछ अच्छी न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स को लेकर। अच्छी न्यूज़ यहाँ पर यह है कि टाटा मोटर्स ने 1 लाख से ज़्यादा बोल सकते हैं फेस्टिव सीज़न में सेल कर दिया है अपने कार्स का, जिसमें एसयूवी की अगर हम बात करें तो टोटल सेल का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन एसयूवी का दिखता है। और ये एक तरह से काफ़ी अच्छी बात बोल सकते हैं। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म की हमें चीज़ें सुनने को मिली। उसके अलावा जो फेस्टिव सीज़न में कंपनीज डिस्काउंट देती है खुद से, उसका भी फ़ायदा कंपनी को मिला है। तो 1 लाख से ज़्यादा जो यूनिट इन्होंने बेचा है, ये सेकंड हाईएस्ट सेलर बन गए हैं अगर हम इंडिया की बात करें। फर्स्ट नंबर पे मारुति सुजुकी है, दूसरे नंबर पे आपको टाटा मोटर्स देखने को मिलता है, तीसरे पे महिंद्रा या फिर हुंडई आपको देखने को मिलेगी। तो बेशक ये एक अच्छी खबर है। अगर ये खबर देखने को नहीं मिलती तो हो सकता था कंपनी के जो Q2 के अर्निंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते थे JLR की वजह से। बट ऐसा नहीं है कि डैमेज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स के टोटल सेल की बात करें तो उनका 70% सेल JLR से आता है भाई। तो JLR अगर एक छोटा सा भी छींक मारेगी तो टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल में इसका साफ साफ असर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से बोल सकता है 1 लाख यूनिट जरूर इन्होंने बेच दिया फेस्टिव सीजन में, बट ऐसा नहीं कि वो चीज़ JLR के प्रोडक्शन यूनिट बंद होने को ओवरशैडो कर देगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है भारत रसायन लिमिटेड। अभी रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया कि कंपनी बोनस और साथ में स्प्लिट अपने इन्वेस्टर्स को देने वाली है। इसके लिए कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है। बोर्ड मीटिंग की अगर हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलेगा 24 अक्टूबर को।
फ्राइडे को ये बोर्ड मीटिंग रहेगा, जिस बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल कंपनी रखेगी बोनस और स्प्लिट का, और प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी बोनस स्प्लिट आपको अनाउंस करती हुई दिखेगी। सो भारत रसायन के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में है भाई। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का O2C बिजनेस। O2C बिजनेस फोकस में क्यों है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट सबसे पहले एक न्यूज़ को नोट करो। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाय किया है वेस्ट एशियन क्रूड ऑयल। वेस्टर्न प्रेशर की वजह से अभी लगातार अमेरिका से प्रेशर आ रहा था इंडिया के ऊपर, उसी वजह से तो टैरिफ इंट्रोड्यूस किया था अमेरिका ने इंडिया के ऊपर। क्यों प्रेशर आ रहा था भाई, इसके ऑफिशियल रीज़न तो ऑन पेपर तो हमें यही दिख रहे थे कि इंडिया जो है रशिया से जो क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है उस वजह से रशिया के पास जा रही हैं एक अच्छी खासी फंडिंग, और वो वॉर को कंटिन्यू रख रहे हैं। और वॉर को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने ये चीज़ का फैसला किया था कि इंडिया अब मत खरीदो रशिया के ऑयल को। अब देखो दोस्तों, रशिया की बात करें और इंडिया की बात करें तो जो रिलेशन था पहले, उस रिलेशन को देखते हुए रशिया ने जो ऑयल दिया था इंडिया को वो 5% डिस्काउंट में दिया था। अब 5% डिस्काउंट को आप छोटा मत समझना, क्योंकि बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील आपको देखने को मिलती है क्रूड ऑयल में, और यहाँ पर 5% का डिस्काउंट जो है वो कई लाख करोड़ का बन जाता है। तो इस वजह से इस 5% के नंबर को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। इस वजह से इंडिया जो है वो काफ़ी दबाकर रशिया के ऑयल को खरीद रही थी। इनफैक्ट देखा जाए तो जो टोटल इंडिया ऑयल इंपोर्ट करती है उसका 40% रशिया से हमें देखने को मिल रहा था। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो जो ऑयल इंपोर्ट है उसमें 10% की डिप हमें आती हुई दिखी है, बट अभी भी इंडिया जो है वो रशिया से ही सबसे ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो 5% का डिस्काउंट मिल रहा था उसका बेनिफिट जो आम लोग हैं उसको तो नहीं दिया जा रहा था, इस बात से कोई भी एग्री कर लेगा। तो इससे क्या है कि रिलायंस की जो O2C बिजनेस है उसको ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि 5% डिस्काउंट में वो ऑयल कंज्यूम कर ले रहे थे और उसी को रिफ़ाइन कर कर वो इंडिया में बेच रहे थे, यूरोप में बेच रहे थे, अमेरिका में बेच रहे थे, या फिर जो भी कंट्री में इनका सप्लाई हो रहा था। तो जो एडिशनल ये 5% का बेनिफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज ले रही थी पहले, वो अब थोड़ा सा कम करेगी, या फिर बोल सकते हैं उनको कम बेनिफिट होगा, क्योंकि वो रशिया से 5% डिस्काउंट भी तो ले रहे थे, बट जो अलग बोल सकते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री है वो 5% डिस्काउंट तो उनको देगी नहीं। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि उनको जो बेनिफिट मिल रहा था इबिट्टा में, वो इबिट्टा में हो सकता है कि आगे चलकर आपको गिरावट देखने को मिले, क्योंकि जितनी कंज्यूम वो पहले करती थी उतनी कंज्यूम अब रशियन ऑयल नहीं करेगी। यही चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, और इस चीज़ को ध्यान में रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और ये एक शॉकिंग न्यूज़ भी आप बोल सकते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात कर लिया, फिर एनालिसिस की बात कर लिया, फिर चार्ट्स की बात करें, प्रॉपर एनालिसिस के साथ सारी चीज़ें ये देखने को मिलती है आपको टेलीग्राम पे। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। तो देखो बजाज फाइनेंस अभी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी है, आप सभी ये बात जानते ही होंगे। 52 वीक हाई से ज़्यादा नहीं, 0.32% ये नीचे है, यानी कि बोल सकते हैं 52 वीक हाई के आसपास है। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि बजाज फाइनेंस की बात करें तो बीच में बजाज फाइनेंस के अर्निंग्स जो रेवेन्यू में देखने को मिलते थे वो प्रॉफिट में देखने को नहीं मिल रहे थे। लाइक अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो रेवेन्यू ग्रोथ CAGR आपको दिखेगा उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ CAGR बेटर दिखता है, बट पिछले एक साल में वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या था भाई, MSME एसेट्स में जो गिरावट दिख रही थी वो एक सबसे बड़ा रीज़न था। MSME एसेट क्वालिटीज़ लगातार एक कंसर्न का पार्ट थी, इस वजह से बजाज फाइनेंस के अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी मार्केट इस कंपनी के प्रॉफिट्स को देख रही थी, प्रॉफिट्स उतने तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रही थी, इस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब था। बट अभी रिसेंट टाइम्स में इंटरेस्ट रेट जो कट हुई हैं, या फिर बोल सकते हैं रेपो रेट जो कट हुई हैं, उस वजह से रिलायंस नहीं मतलब बोल सकते हैं NBFCs और जो बैंक्स हैं उनके बिजनेस में एक बूस्ट मिल सकता है। और इसके अलावा जो GST रिफॉर्म हमें देखने को मिला है उससे भी बूस्ट मिल सकता है टू व्हीलर को, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले प्रोडक्ट्स को, उसके अलावा हाउसिंग को, ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर आपको देखने को मिलता है वो बजाज फाइनेंस है। एज ए NBFCs ये काफ़ी सारी चीज़ों को फाइनेंस करते हैं,
तो बोल सकते हैं कि मल्टीपल चीज़ का जो डिमांड जीएसटी रिफॉर्म की वजह से बढ़ा है, उससे बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। इनके एसेट्स में काफ़ी तेज़ी से जंप दिखने को मिल सकती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी के टाइम पे 4.41 ट्रिलियन रुपीज़ देखने को मिलते हैं Q1 के एंड तक। बाकी Q2 के एंड तक अगर देखोगे तो ये नंबर आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में हमें काफ़ी बेटर देखने को मिली है। जैसी परफॉर्मेंस पहले दिखती थी वैसी परफॉर्मेंस अब हमें दिख रही है। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।